शुरू करते हैं आज अभ्यास 1.2। क्लास 9 की 1.1 अपन लोगों ने कंप्लीट कर ली है। 1.2 का पहला ही सवाल है अपना, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपन लोगों को आना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो जब अपन लोग पहले पढ़ रहे थे तो उसमें जब बेसिक्स पढ़ रहे थे उसमें संख्या पढ़ी थी और संख्या में पढ़ा था कि संख्याएं दो भागों में बांटा गया है। ऊपर किया था वास्तविक संख्याएं, नीचे कहा था आभासी संख्याएं, उसी को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो दशमलव की हों, चाहे वो भिन्न हों, चाहे वो जैसी भी संख्या हो, बस माइनस, रूट और इसमें कोई संख्या इसको छोड़कर, क्योंकि ये वाली संख्याएं आभासी संख्याएं कहलाती हैं, इनको छोड़कर सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो प्रश्न है, क्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम p/क्यूब के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो फिर से सवाल पढ़ेंगे, क्या अपरिमेय संख्याएं, क्या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं तो अपन लोगों को सोचना है कि जब वास्तविक संख्याएं पढ़ी थी तो अपन लोगों ने पढ़ा था कि सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ऐसे याद कर सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय, ऐसे याद कर सकते हैं कि परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, तब तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये वाला सही है कि यदि आ जाता परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये भी सही है। अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये भी सही है। सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी कि पहला वाला अपना आंसर सत्य है। पूछ रहा था क्या अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्याएं होती हैं। हाँ, उत्तर लिख सकते हैं हाँ, उसमें कारण लिख लेंगे, कारण लिख लेंगे कि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती हैं। इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ठीक है, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती हैं। ये अपन लोगों को कॉपी में कारण लिख लेना है। अब आता है प्रश्न नंबर 2। अब देखना लिखा हुआ है, क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो पहले तो लिखा हुआ है m एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या को ही कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं। ये अपनी संख्या रेखा हो गई। संख्या रेखा में बीच में कोई बिंदु है उसको जीरो कह देंगे। ठीक है, उसको जीरो कह देंगे। आपको पता होना चाहिए कि सारी की सारी प्लस वाली संख्याएं, सारी की सारी प्लस वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। या ऐसे याद कर सकते हैं कि गिनती में जितनी भी संख्याओं का प्रयोग हम गिनती में गिनने में यूज करते हैं, वो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं होती हैं, यानी कि +1, +2 और इसी तरीके से अनंत तक। तो फिर प्रश्न एक बार फिर से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये अपनी संख्या रेखा होगा, यहाँ पर माइनस वाले चिन्ह, माइनस वाली संख्याएँ होंगी। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। ठीक है, किसके रूप में, रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। सही गलत बताना अपन लोगों को। अच्छा बताओ, ये तो प्राकृत संख्या है, क्या ये प्राकृत संख्या है?
-2 भी प्राकृत संख्या नहीं है। यहाँ पर था कि प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो -3 कहाँ का प्राकृत संख्या है? -3 -2 प्राकृत संख्या नहीं है। और इसमें क्या कहा था कि प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, यानी कि ये वाली बात अपनी गलत है, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्याएं आई हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं होता। समझ में आ गया होगा? नहीं आया? अब करते हैं तीसरा। लिखा हुआ है प्रत्येक वास्तविक संख्याएं तो अभी पढ़ ली सारी संख्याएं। प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है। सोचना जरा, यहाँ पर हम लिखेंगे वास्तविक संख्या और यहाँ पर हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अच्छा, लिखा हुआ है प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के उदाहरण कुछ सोचो। 1 हो सकता है, -2 हो सकता है, भिन्न हो सकती है 3/2, दशमलव वाली संख्याएं हो सकती हैं 5.1। क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक वास्तविक संख्याएं, ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं, ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, जैसे 3.125 और अनंत तक, ये सारी कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। खुद बताओ, सोचो, क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं? नहीं। क्या कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं? हाँ, कुछ होती हैं। ये वाली संख्या वास्तविक संख्या है। कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा प्रत्येक गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं अभी पहले वाले प्रश्न में पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरिमेय का संग्रह होता है, यानी कि वास्तविक संख्याओं में परमेय संख्या भी होगी, ये सारी परमेय संख्याएं ही तो हैं, और कुछ अपरिमेय संख्याएं भी होगी। यानी कि यदि यहाँ पर लिखा होता प्रत्येक की जगह कुछ, तो हमारा ये वाला सत्य हो जाता। देखना, प्रत्येक की जगह कुछ लगाकर अब बोलेंगे कुछ वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, कुछ, तब सही था। लेकिन यहाँ पर लिखा प्रत्येक, गलत है। अपन लोगों ने प्रश्न नंबर 1 के तीनों सत्यासत समझे और पढ़े। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है। लिखा हुआ है क्या, यानी कि आपसे सवाल पूछा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक अपन लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हाँ, सभी संख्याओं को ले लें, बस वो दशमलव वाली संख्याएं नहीं हो, भिन्न ना हो, वो कहलाते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, एक कोई 3 ले लो, 5 ले लो, 9 ले लो, सभी धनात्मक पूर्णांकों, ये पूर्णांक हो गए धनात्मक, ये सारे धनात्मक पूर्णांक हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, इनके वर्गमूल ले लो, इनके वर्गमूल ले लिए वर्गमूल। ये मैंने अपने मन से 3, 5, 9 लिए हैं। आप चाहो तो अपने अंक 10, 12, 16 ले सकते हो, मतलब अपने मन से लेना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, तो कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक तो लेने ही पड़ेंगे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो 3 √3 का √3 ही रहेगा। √3 तो एक अपरिमेय है, √5 का √5 ही रहेगा, √5 तो एक अपरिमेय है। लेकिन अब देखो इधर √9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3, 3 तिरका 9, और रूट के अंदर की 2 जोड़ा बन जाए किसी संख्या का, तो वो एक संख्या बाहर निकल आती। यहाँ पर 3 आ गया,
√9 के बाहर 3 आ गया, और 3 को हमने देखा। अच्छा बताओ क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। बटे में 1 लगा देंगे, हो गया p/3। ठीक है। अब प्रश्न एक बार फिर से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, तो अपन लोगों ने कई धनात्मक पूर्णांक ले लिए थे के वर्गमूल, मैंने वर्गमूल चढ़ा दिया, वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हमने 3 के ऊपर रूट लगाया तो अपरिमेय ही आया, 5 के ऊपर रूट लगाया तो अपरिमेय ही आया, लेकिन जैसे ही मैंने 9 के ऊपर रूट लगाया तो 3 आ गया और परिमेय आ गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी, तब गलत है। यहाँ पर होता कुछ, तब सही है। ठीक है, सभी आ गया तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर 9 हमको परिमेय संख्या देता है। सभी की जगह यदि होता क्या कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, सही हो जाता, सभी गलत हो जाएगा। आ गया समझ में? √5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। ये रहा आपका 1.2 का लास्ट सवाल, यानी कि संख्या रेखा। सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाना है और संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है कि √5 कहाँ पर होगा। यदि आपसे कह दें कि 5 कहाँ पर होगा, तुरंत बता देंगे। -5 कहाँ होगा, तुरंत बता देंगे। लेकिन √5 इसको बताने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो संख्या रेखा में √5 को प्रदर्शित करना है। इसके लिए आपको एक छोटी सी बात सीखनी है, जिस बहुत सारे बच्चों को आती है और जिसको नहीं आती है उसको सीखना है। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पर यूज होती है? पाइथागोरस प्रमेय यूज होती है जब आपका कोई समकोण त्रिभुज होता है। जब कोई समकोण त्रिभुज होता है, जब कोई समकोण त्रिभुज होता है तो आपकी पाइथागोरस प्रमेय यूज होती है। यानी कि कोई ना कोई एक 90 अंश का कोण होना चाहिए। समकोण त्रिभुज कौन कहलाएगा? जिसमें कोई भी एक, पता है आपको त्रिभुजों में 3 कोण होते, और समकोण त्रिभुज कौन कहलाता है? जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश का हो, वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। और कुछ बातें और याद रखनी है कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण, और समकोण के बगल वाली भुजा कहलाती है लंब, और नीचे वाली भुजा कहलाती है आधार। इतनी बात याद रखनी है आपको। और एक बात और याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपको याद रखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए, अब आपको देखना है यहाँ पर कि √5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। यानी कि जो अपना कर्ण है ना, कर्ण, इसका मान होना चाहिए √5। अभी अपन लोग संख्या रेखा बनाएंगे और उसमें बताएंगे। तो √5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है, इसका मतलब है कि कर्ण अपना √5 होना चाहिए। और √5 होने के लिए कर्ण का मान √5 का स्क्वायर होने के लिए लंब का मान क्या हो सकता है, और आधार का मान क्या हो सकता है, ये बात हमको सोचनी है। ठीक है, कर्ण का मान √5 रख लेंगे तो हमारा √5 संख्या रेखा में प्रदर्शित हो जाएगा। लेकिन हमको एक छोटी सी बातें सोचनी है कि लंब का मान क्या हो और आधार का मान क्या हो। तो हमने एक बात सोचा कि यदि हम इसका मान 2 कर दें, यदि हम इसका मान 2 कर दें, ठीक है, और यदि हम लंब का मान 1 कर दें, यदि हम आधार का मान 2 कर दें और लंब का मान 1 कर दें, फिर सोचें कि क्या हमारा कर्ण √5 आ सकता है क्या? तो अच्छा देखो, आधार का जगह पर लिख दो 2 और लंबे की जगह पर लिख दो 1, और ये चेक करो कि क्या √5 आएगा क्या। तो चलो फिर यहाँ पर हमने √5 का होल स्क्वायर लिख दिया बराबर लंब का मान है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख दिया। आगे प्लस है तो लिख दो प्लस। अब आगे देखो आधार,
आधार का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख दो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख दो। अब आगे देखो √5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर लिख दो बराबर 1 का स्क्वायर तो सबको पता है 1 ही आएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर सबको पता है 4 आएगा। अब आगे देखो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इस साइड रूट लगा देंगे, यदि लेफ़्ट साइड में स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में रूट लगा देंगे। तो देखो √5 बराबर, यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया है तो इस साइड रूट लगा दिया। अब देखो 4 और 1 5, देखो लेफ़्ट साइड √5 राइट साइड √5 दोनों हमारा बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। यानी कि वो वाला हमने सही सोचा था कि लंब का मान 1 रख लें और आधार का मान 2 रख लें तो हमारा कर्ण √5 हो जाएगा। ये अपन लोगों को साइड में काम करना है। अब प्रश्न एक बार फिर से पढ़ेंगे। √5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। तो एक काम कीजिए कि एक संख्या रेखा बना लीजिए, एक संख्या रेखा बना लीजिए, और संख्या रेखा में बीचों बीच 0 होता है, राइट साइड में प्लस की संख्या है +1 +2, और यहाँ पर अनंत तक, लेफ़्ट साइड में माइनस की संख्या है -1 -2, और यहाँ पर भी अनंत तक। अब क्या करना है, आपको पटरी भी हाथ में रखनी है, प्रकार भी हाथ में रखना है, पेंसिल और चांदा, इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या करना है, आपको लेना है, हाँ यहाँ पर देखिए अपन लोगों ने आधार कितना माना है, 2 माना है। यहाँ पर आधार अपन लोगों ने 2 माना है, तो ऐसे मान लीजिए कि आधार का मान 2 मात्रक मान लेंगे और लंबे का मान लेंगे 1 मात्रक। मात्रक हम क्यों बोल रहे हैं, या क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर तो लिया नहीं है, लेकिन अपन लोगों को प्रदर्शित करना है, तो मात्रक एक मापन ही है, एक वो ही है मात्रक, ठीक है। अब देखिए आगे अपन लोगों को √5 संख्या रेखा में प्रदर्शित करना था। अपन लोग पेंसिल की नोक रखेंगे 0 पर, पेंसिल की नोक 0 पर रखेंगे। हमको √5, हाँ यहाँ देखिए आधार का मान कितना है, 2 है, आधार का मान कितना है, 2 है, यानी कि आधार 2 पॉइंट ले लेना है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, यानी कि अपनी पेंसिल और पटरी लेकर इस पर एक मोटी लाइन चला देनी है, ठीक है, इस पर मोटी लाइन चला देनी है, इस पर, ठीक है। अब क्या करना है, लिख भी सकते हैं नंबर 1, यदि पेपर में रचना आ जाए तो हम रचना डालकर लिख भी सकते हैं। नंबर 1 क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे कि बिंदु इसको O मान लो, 0 पॉइंट को O मान लो, O बिंदु, और इस वाले बिंदु को मान लो A, यहाँ मान लो A, ठीक है। हम रचना में भी लिख लेंगे, पेपर में कभी आ जाएगा √5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए, और यदि 4 या 6 नंबर का सवाल आया तो आ जाएगा √5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए तथा रचना भी लिखिए। तो रचना में ऐसे लिख सकते हैं कि बिंदु O से बिंदु A की दूरी 2 मात्रक मानी। 2 मात्रक का मतलब आपको बिल्कुल ये वाले पॉइंट सेम लेना है पटरी से नाप के, ऐसा नहीं हो कि ये वाला थोड़ा सा कम हो जाए, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, सेम मानना है आपको, ठीक है। तो 0 से 2 मात्रक तक अपन लोगों ने एक माप माना। अब क्या करना है, नंबर 1, नंबर 2 में ये लिखना है अपन लोगों को कि यहाँ पर अपन लोगों ने लंब कितना मात्रक लिया था, 1 मात्रक। तो अब लिखना है अपन लोगों को बिंदु ए पर, बिंदु ए पर रखना है अपन को चांदा, बिंदु ए पर रखना है अपन लोगों को चांदा, और क्या करना है, बिंदु ए पर
चांदा की सहायता से, बिंदु ए पर चांदा की सहायता, बिंदु ए पर चांदा की सहायता से 90 अंश का कोण बनाते हैं। 90 अंश का कोण बनाएंगे। अब आप कहें कि सर 90 अंश का कोण क्यों बनाया? 90 अंश का कोण इसलिए बनाएंगे, तभी तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा पाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा 90 अंश के कोण पर लगती है। इसीलिए हमने यहाँ पर बिंदु ए पर एक चांदा की सहायता से चांदा रख लेंगे और एक 90 अंश का कोण बना लेंगे। ठीक है, 90 अंश का कोण बना लेंगे। अब क्या करना है? अब तीसरा पॉइंट क्या है कि जो अपन लोगों ने यहाँ पर जो माप लिया था ना, लंबे का आधार का मान 2 मान है 2 मात्रक, उसी प्रकार से सेम चाहे पटरी की सहायता से चाहे प्रकार की सहायता से, जैसे प्रकार से आप नौ के इधर पर पेंसिल इधर पर इतना रखकर एक चाप ऐसे मान लेंगे, यानी कि इसका मान 2 मात्रक हो तो इसका मान भी फिक्स 1 मात्रक होना चाहिए, क्योंकि अपन लोगों ने लंबे का मान कितना लिया था? 1 मात्रक। तो अब क्या करेंगे कि बिंदु ए से इसको ओ ए इसको बी मान लो। अब ऐसा करेंगे कि बिंदु ए से रेखा ओ ए बी पर 1 मात्रक का माप लेंगे और उसको बिंदु सी मानेंगे। फिर से देखो, अपन लोगों ने ओ ए को 2 मात्रक माना और कह दिया कि हमारा आधार है। बिंदु ए से चांदा की सहायता से हमने एक 90 अंश का कोण बनाया और इस वाली रेखा को नाम दे दिया ए बी। इस वाली रेखा को क्या नाम दे दिया? ए बी। अब क्या करना है? अब 1 मात्रक चाहे पटरी की सहायता से इतना मान ले लो, चाहे प्रकार का एक इतना चाप ले लो, और प्रकार की सहायता से या पटरी की सहायता से ए बी को 1 मात्रक लेंगे। 1 मात्रक यहाँ आएगा, ये हमारा बन जाएगा लंब। ठीक है, तो लिख दीजिए कि पटरी की सहायता या प्रकार की सहायता दोनों ही कर सकते हैं। पटरी की सहायता से, पटरी की सहायता से रेखा ए बी पर एक मात्रक चाप लिया। इतना कर लिया, 1 मात्रक चाप लिया। अब तो बहुत आसान हो गया। आधार का मान कितना? 2। लंबे का मान कितना? 3। अब क्या करना है? इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु को पटरी की सहायता से मिला देना है। इस वाले बिंदु 1 मात्रक इस वाले बिंदु को इस वाले ओ वाले पॉइंट से पटरी की सहायता से मिला देना है। और चूंकि अपन लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि आधार का मान 2 मात्रक होगा और लंबे का मान 1 मात्रक होगा, आधार का मान 2 मात्रक होगा, लंबे का मान 1 मात्रक होगा, तो कर्ण का मान कितना होगा? √5। कर्ण का मान कितना होगा? √5। तो इसका मान कितना होना चाहिए? √5। तो अब देखो, इस वाली रेखा का मान √5 आया है अभी, लेकिन सवाल क्या था? √5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। √5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। अभी तो सिर्फ इस वाली रेखा का मान √5 आया है, तो संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है अपन लोगों को, संख्या रेखा में। तो अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना है, एक प्रकाल लेना है। प्रकाल की नोक इधर रखनी है और पेंसिल रखनी है इधर। प्रकाल की लोहे वाली नोक रखनी है पॉइंट ओ पर और पेंसिल रखनी है इस वाले पॉइंट पर। इसको नाम मान लो सी।
इसको नाम मान लो सी। नॉक रखो प्रकार की इधर, पेंसिल इधर, और एक ऐसा चाप मार दो, एक अपना ऐसा चाप मार दो ऐसा, तो ए वाला पॉइंट इधर कहीं मिल जाएगा। फिर से सुनो, प्रकार का नॉक रखो लोहे वाला इधर, और पेंसिल रखो इधर, और एक ऐसा चाप चला दो, संख्या रेखा को काट दो, और संख्या रेखा को काटेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, और यही हमारा होगा √5, यही हमारा होगा √5, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मान होगा √5। तो इसके ऊपर रचना है हमें इधर लिखे दे रहे हैं। अपन लोगों ने पटेरी की सहायता से रेखा ए बी पर एक मात्रक चाप लिया ये वाला। अब क्या करना है, और इसको मान दे दो सी, चाप को मान दे दो सी। अब क्या करो, बिंदु ओ तथा सी को मिलाइए। इतना काम कर लिया, ओ तथा सी को मिला देंगे। अब क्या करेंगे, ये अपना चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा है प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से क्या करना है, प्रकार की सहायता से प्रकार की नोक ओ पर रखकर, प्रकार की पेंसिल सी पर रखकर, यानी कि चाप ओ सी लीजिए तथा संख्या रेखा को काट दीजिए, संख्या रेखा को काट देंगे। यानी कि जो हमारे ये वाला चाप होगा उस संख्या रेखा को काट देंगे, और जहाँ पर हमारा ए वाला पॉइंट सी वाला पॉइंट संख्या रेखा को काटेगा वही कहलाएगा √5, वही कहलाएगा √5। ये हो गया अपना संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करना। इसी प्रकार से आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से चाहे जिस संख्या को संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। शर्त हमारी यही है कि 90 अंश का कोण बनाइए, ये वाली उस पाइथागोरस में बिठा लिए और चाप काट दीजिए। ये हो गया अपना √5।